एक अच्छा हंसता खेलता देश जिसको आज़ाद करवाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, फाइनली अंग्रेज़ों ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेचारे हिंदू थे, सिख थे, उनको अपना घर छोड़कर इंडिया आना था, जो कि वहाँ पे उनका घर भी नहीं था, और उनको रास्ते में भी मारा गया। ठीक है, बहुत किलिंग हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से, जो आपकी इंडिया वाली बुक है और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। न्यू वीडियो है, 2025-26 सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे आके मैसेज कर सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो योर एजुकेटर, कि जब मैं अपनी क्लास 12th में था तो आई स्कोर्ड 96% एंड 94 इन पॉलिटिकल साइंस, 100 इन हिस्ट्री एंड 98 इन जीओ। तो मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूँ। अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ना किसी कोर्स के लिए। आप अगर मेरी पूरी वीडियोस पूरे साल देखते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको सीयूईटी तक के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यू नो कि भाई इसकी क्या अपनी ही एक रेपुटेशन है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे साल बस आपको वीडियोस को फॉलो करना है बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना। फ्री नोट्स आपको मैं दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है। ओके, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट सारे के सारे मैं देता रहूंगा। वीडियोस के लिंक डेली वहां पे डलते रहेंगे, जो भी वीडियो नहीं आएगी, और आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन यानी कि हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, इंडिया कब बना? 1947 से पहले ये ब्रिटिश इंडिया जो है कहलाता था। और ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए, तो जब अपने को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पे हमारे देश का जन्म होता है 1947, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। उस टाइम पे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इनको। ये 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो इन्होंने क्या करा, एक भाषण दिया। क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हैं, आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री को ही सारी पावर्स है मेन, तो इन्हीं को ही लोगों को जो है मतलब अपना भाषण देना था, अपनी स्पीच देनी थी। तो हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमारा आज का चैप्टर है, इसके बारे में। तो जो नेहरू जी हैं, इन्होंने अपना जो देश, आपको पता है कब आज़ाद हुआ था एग्जैक्टली? वो था 14 और 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। ओके, आधी रात को ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब भारत देश आजाद हो चुका है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ क्या, इंट्रोडक्शन द नाइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि जिस रात हमें आज़ादी मिली वो थी मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947। और हुआ क्या था, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हुआ, जो कि लगभग 200 इयर्स का स्ट्रगल था, वो जाके एंड हुआ। और एक स्पीच हुई थी जिसके स्पीकर थे जवाहरलाल नेहरू, हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इनकी स्पीच जो थी, उसको स्पीच का एक नाम है, टाइटल है, वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से स्पीच किसने दी थी और वो कब दी थी, तो आप बता सकते हो कि हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने 14-15 अगस्त की मिडनाइट को दी थी। हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के मेन गोल्स क्या थे जिस टाइम पे हमारे नेता, हमारे लीडर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे? सो इवन दो पीपल हैड डिफरेंट आइडियाज, देखो सबके आइडियाज, सबके आइडियोलॉजी अलग हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली 2 चीजें ऐसी थी जो सभी की सेम थी, जो हर कोई चाहता था, हर लीडर। इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हर कोई चाहता था, जहां पर लोगों को पावर हो, फ्रीडम हो। और सेकेंडली, जो न्यू गवर्नमेंट होगी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, स्पेशली द पुअर एंड वीकर ग्रुप्स, यानी कि जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो सभी के लिए काम करेगी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी, और जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए भी। तो ये तो डन था। इंडियाज फ्रीडम केम विद मैनी पेनफुल इवेंट्स। जब हमें आज़ादी मिली तो उसी के साथ, आज़ादी के साथ पार्टीशन का एक दर्द मिला, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनी। फिर है मास माइग्रेशन, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। जो लोग हिंदू थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, वो इंडिया की तरफ आए, जो इंडिया में कुछ मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ गए, तो बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। वायलेंस, बहुत ज्यादा दंगे भड़के, लाखों लोग मारे गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग अपने ही घर में बैठे बैठे जो है विदेशी बन गए। मान लो कोई हिंदू पाकिस्तान में रहता था, और अगर जब पार्टीशन हुआ तो अगले दिन सारे मुस्लिम्स आके वहां पे खड़े हो गए कि चलो भाई अपने इंडिया में जाओ, छोड़ो इस जगह को। तो लोग अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही विदेशी बन चुके थे। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है
वो हम ये समझेंगे कि नेशन बिल्डिंग के क्या चैलेंजेस थे इंडिया के सामने इनिशियली जब देश आजाद होता है, तो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस क्या थे। सबसे बड़े 3 चैलेंजेस जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है कि मेंशन द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया जिस टाइम पे हमारा इंडिपेंडेंट हम जो है इंडिया बने। ठीक है, तो पहला चैलेंज है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। एक देश को बनाना इतना आसान नहीं होता कि इतने सालों से आप किसी की कॉलोनी हो और उसके बाद अचानक से आपको एक देश बनाना है, आपको डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करनी है, आपको डेवलपमेंट भी करना है। तो ये 3 बड़े चैलेंज थे। ठीक है, कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग या फिर यूनिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। ये 2-3 बातें ऐसी थी जो बहुत सता रही थी हमारे लीडर्स को, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो पहला चैलेंज था वो था नेशन बिल्डिंग का। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखो, अपना जो इंडिया है वो शुरू से ही बहुत बड़ी कंट्री रहा है, जहां पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं। तो इसको यूनिटी यानी कि पूरे इंडिया को जो डाइवर्स है उसको एक बना के रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, और क्या था? आफ्टर द पार्टीशन 1947 के बाद when Pakistan was created, many people feared that India might also break into smaller parts. जब हमारा इंडिया जो है उसका पार्टीशन होके पाकिस्तान अलग बना, तो लोगों को लगने लगा अब इंडिया के अंदर अंदर भी पार्टीशन ना हो जाए, खतरा बढ़ गया बहुत ज्यादा। कुछ लोग ये मानने लगे कि जहां इतनी डाइवर्सिटी होगी वहां पे लोग क्या यूनाइटेड रह पाएंगे? क्या नेशनल यूनिटी डिस्ट्रॉय रीजनल आइडेंटिटीज? क्या ये जो लोगों की रीजनल आइडेंटिटीज है वो खत्म हो जाएंगी? हाउ विल इंडिया ब्रिंग ऑल इट्स डिफरेंट रीजन्स इनटू वन गवर्नमेंट? ये इतने अलग अलग एरिया हैं, कोई पहाड़ी है, कोई साउथ इंडियन है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई कश्मीरी है, क्या इन सबको हम एक साथ रख सकते हैं? वो कैसे होगा? ये लोगों के मन में सवाल था। चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा कि देश आजाद तो हो गया, डेमोक्रेसी वर्ड सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डेमोक्रेसी को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जिस देश के पढ़े लिखे ना हो, बेचारे गरीब हो, किसान हो, उनको डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता होगा। तो गेव पीपल फंडामेंटल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स तो देता है, इसके अलावा हमें वोटिंग का भी राइट मिलता है, हमारे देश में पार्लियामेंट भी बनता है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेंड नहीं थे जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आया। और ये सिर्फ रूल्स लिख देने से इनफ नहीं होता, एक रियल चैलेंज होता है कि डेमोक्रेसी को रियल लाइफ में काम मतलब वो करे। डेमोक्रेसी जो हमने किताबों में पढ़ी है वो रियलिटी में लाना बहुत मुश्किल है। टू मेक श्योर इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, इलेक्शंस में कोई घपलेबाजी ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों को। ठीक है, टू इनकरेज पीसफुल पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, कि लोगों को ये बताना कि कानून का जो है सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो और पीसफुली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहो, ये एक चैलेंज था। चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल, अब देखो भाई, कोई देश आजाद हो रहा है जिसके सारे रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है, इतने 200 सालों तक का स्ट्रगल चला है। तो इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री, जब हम आजाद हुए थे हम अमीर नहीं थे। मैनी पीपल लैक्ड बेसिक थिंग्स लाइक, लोगों के पास खाना नहीं था, जॉब्स नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था, लोग मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, लोग बीमारियों से मर रहे थे, लोगों के पास नौकरी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, डेवलपमेंट होगा कैसे? सम ग्रुप्स लाइक एससी और जो एसटी, वो तो और ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बहुत पीछे थे ऑलरेडी। हिस्टोरिकल इतना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ऑलरेडी हो रखा था, दलित्स के साथ, हरिजन्स के साथ, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहता था कि हम इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। हम जो लोग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है, चाहे ट्राइबल लोग हैं, उनको हम मदद करेंगे। और हर स्टेट अपना डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाएगा, जो आपने 11th में पढ़ा भी होगा डीपीएसपी के बारे में। फिर क्या है हमारा पार्टीशन। अब हमारा जो बहुत ही ज्यादा कोर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का कि पार्टीशन हुआ कैसे, आखिर हमारे देश का बंटवारा कैसे हुआ। तो आइए समझते हैं। तो ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट कंट्रीज। हमारा देश 2 अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया, एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। और ये डिवीजन जो है इसको कहा जाता था द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा तो वो ब्रिटिश इंडिया था और उसको वो इंडिया और पाकिस्तान बनाकर चले गए। व्हाई डिड पार्टीशन हैपन? आप सोचो पार्टीशन क्यों हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार कौन था? तो यहां पे माना जाता है कि मुस्लिम लीग, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है ना, वैसे ही मुस्लिम्स की अपनी एक पार्टी थी, नाम से याद रख लेना, मुस्लिम लीग। इसके नेता का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी फोटो आप देख पा रहे हो।
ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना सीधा कह रहे थे टू नेशन थ्योरी, यानी कि दो नेशन देश थ्योरी, यानी कि जब इंडिया आजाद होगा तो वो एक कंट्री नहीं रह सकती, हम मुस्लिम्स लोग अलग रहना चाहते हैं। तो इंडिया हैड टू मेन कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सो मुस्लिम्स शुड हैव देयर ओन कंट्री, कि हम कभी भी हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना अलग चाहिए पाकिस्तान, हम अलग जाके अपना रहेंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट एग्री विद दिस आइडिया। कांग्रेस पार्टी कहती नहीं भाई हम पागल है भाई, गांधी वाज लाइक यार मैं इतने सालों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने देश का पार्टीशन होते हुए देखूंगा कि मैं यहाँ पे इतने आंदोलन कर रहा हूँ, ठीक है। सो हुआ क्या, लगातार कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये जो दो पार्टियां हैं आपस में लड़ती हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सो ब्रिटिशर्स ने भी फाइनली यही सोचा चलो भाई इनको डिवाइड ही कर दो, और इट वॉज फाइनली डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री। तो लोगों को, उनको अंग्रेजों को समझ आ गया इनके मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको लड़वा के छोड़ दो, ठीक है, और इनका पार्टीशन कर दो। तो हाउ वाज पार्टीशन डिसाइडेड? सो मेनली रिलीजियस मेजॉरिटी जहां पर होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो पाकिस्तान बनेगा, ये डिसाइड हुआ। यानी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया था वो बना पाकिस्तान, और हिंदू मेजॉरिटी वाले जो एरियाज थे वो बना इंडिया। तो रिलीजियस आधार पर, रिलीजियस बेसिस पर यहां पे पार्टीशन हुआ, रिलीजन के आधार पर। तो एक अच्छा हंसता खेलता देश जिसको आजाद करवाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, फाइनली अंग्रेजों ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो पाकिस्तान है वो एरिया अलग हो गया। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या हुआ। प्रॉब्लम क्या हुई भाई? एक तो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, देयर वाज नो कनेक्टेड एरिया ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स। यानी कि मैं आपको दिखाता हूं, कनेक्टेड ये एक जगह पे नहीं थे ना मुस्लिम्स, इनकी भी दिक्कत है कि एक तो ये लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, ये एरिया पूरा मुस्लिम मेजोरिटी, फिर राइट साइड में बांग्लादेश साइड वाला एरिया, ये पूरा मुस्लिम मेजोरिटी। अब ये दो साइड बन गए, तो इन दोनों को ही अब पाकिस्तान बना दिया गया और बीच में छोड़ दिया गया इंडिया। आपको पता है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और कुछ टाइम बाद जाके यहाँ के लोगों ने इसको बांग्लादेश नाम से अलग कंट्री बनाया, नहीं पता होगा कईयों को, आगे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये जियोग्राफिकल प्रॉब्लम आई कि ये लोग एक जगह पे नहीं थे ना, इधर उधर फैले हुए थे। और आपको एक बात और बता दूं, हर मुस्लिम नहीं चाहता था इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाना। आज भी आप देखोगे बहुत सारे करोड़ों मुस्लिम्स हैं अपने इंडिया में जो नहीं गए। तो हुआ क्या, सम मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज लाइक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाले जो एरियाज हैं वहां लोग नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। तो वहां के जो नेता थे मुस्लिम लीडर खान अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसे मुस्लिम लीडर थे जो कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं और मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी लोग थे। अब क्या है, पंजाब और बंगाल को भी डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि ये दो एरियाज थे जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी रहती थी, मिक्स पॉपुलेशन। पंजाब में हिंदूज भी थे, सिख भी थे और मुस्लिम्स भी थे। तो पंजाब आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। सिमिलरली जो वेस्ट बंगाल है आज हमारा, वो पूरा का पूरा पहले बंगाल था, तो वो बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जो आज बांग्लादेश है। तो ये पहले एक ही था पूरा, ठीक है, जो आज अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दीज प्रोविंसेस वर स्प्लिट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये मान लो ये पूरा प्रोविंस है पंजाब का, तो इसके ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पाकिस्तान में चले गए, ये वाले जो एरियाज हैं ये इंडिया में आ गए, ऐसे समझ लो। तो लोगों को पता ही नहीं है आप किस कंट्री में रह रहे हो। मान लो ये पाकिस्तान में पंजाब में किसी सिख का घर है, भाई उसको बोल दिया कि ये तो पाकिस्तान बन गया, छोड़ अपना घर, जा यहाँ से इंडिया की तरफ। सोचो यार, उसका घर में बैठा हुआ बंदा, उसको बोल रहे हैं कि चलो जाओ यहाँ से वरना मार देंगे आपको। तो ऐसा हुआ। और क्या है, द माइनॉरिटी क्राइसिस। हुआ क्या, माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम होते हैं। तो पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग माइनॉरिटी बन गए अपने ही घर में। हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में रहते थे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, अपने ही घर में कई लोगों को मार दिया। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? आपने कोई और मूवी देखी है जो पार्टीशन की है, चाहे हिंदू और सिख्स के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया था पाकिस्तान में, घर बैठे बैठे लोगों को मारा जा रहा था। तो वो लोग माइनॉरिटी थे वहां पे, माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है पाकिस्तान में। और मुस्लिम्स जो थे इंडिया में, उनके साथ उतना ज्यादा गलत कुछ नहीं हुआ जितना हिंदू और सिख के साथ वहां पे गलत हुआ था पाकिस्तान में। तो दे वर टारगेटेड विद वायलेंस, उनको उनका रिलीजन पूछ के मारा गया। और आपको पता है कि ये चीजें कितनी आज की डेट में चल रही है कि रिलीजन पूछो, अगर हिंदू है या सिख है या तो उसको मार दो, ठीक है। तो ये चल रहा था पाकिस्तान में बहुत पहले से, 1947 से। तो लोग जो वहां पे माइनॉरिटी थे, जो बेचारे हिंदू थे सिख थे, उनको अपना घर छोड़कर इंडिया आना था, जो कि वहां पे उनका घर भी नहीं था, और उनको रास्ते में भी मारा गया, ठीक है, बहुत किलिंग हुई।
मैसिव वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत जल्दी पार्टीशन जब हुआ तो बहुत टेरिबल दंगे हुए, राइट्स एंड किलिंग्स, बहुत लोग मारे गए। पीपल वर अटैक्ड बेस्ड ऑन रिलीजन, लोगों का धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। ये याद रखना, ये चीज कोई 2025 की नहीं है कि जो पहलगाम की घटना होती है जहां पर धर्म पूछ के मारा जाता है। ये धर्म पूछ कर मारना 1947 से चला आ रहा है, जब से ये पाकिस्तान बना था। इनकी फितरत ही यही है कि ये लोग धर्म पूछेंगे आगे और आपको मार के चले जाएंगे, और इंडिया अपना जातियों में बंटता रह जाएगा। वो जाति नहीं पूछेंगे, वो धर्म पूछते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट इन हिस्ट्री। ये 10 मिलियन लोग इधर से उधर हुए, और ये बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है जहां लाखों हिंदू, लाखों सिख और मुस्लिम इधर से उधर बॉर्डर पार करके गए, और बहुत लोग तो ये इधर से उधर माइग्रेशन में ही मर गए। ओके, अगला टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। जब अपना पार्टीशन हुआ तो उसके क्या रिजल्ट सामने आए? बहुत बुरे रिजल्ट सामने आए। वन ऑफ द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट ट्रेजिक माइग्रेशंस ये ह्यूमन हिस्ट्री में। अराउंड 80 लाख पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। 8 मिलियन लोगों को बोला गया अपने घर छोड़ के चले जाओ यहां से। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। 10 लाख लोगों तक लोग मारे गए। सोचो कितना खतरनाक पार्टीशन था। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी यार, जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, जो आपको फोटो नजर आ रही है। इट वॉज नॉट दैट इजी। पीपल वर अटैक्ड, लोगों को अटैक किया गया, रेप्ड, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, किडनैपिंग हुई, किलिंग्स हुई, और इन द नेम ऑफ रिलीजन। याद रखना, रिलीजन पूछ के, ना कि जाति पूछ के। तो जाति में मत बटो, अपना जो रिलीजन है, ठीक है, उसी को पूछ के ये लोग मारते हैं। तो ये चीज याद रखना। डिवीजन ऑफ पीपल एंड सिटीज, तो बड़ी बड़ी जो सिटीज थी जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये तो एकदम रेड जोन बन चुकी थी। रेड जोन समझते हो, जो हमेशा बहुत टारगेटेड एरियाज होते हैं लड़ाई झगड़े के। हिंदू और सिख लोगों को तो बोला गया भाई अवॉइड करना, मुस्लिम एरियाज में मत जाना वरना मारे जाओगे। मुस्लिम्स लोग भी हिंदू एरियाज में जाने से डर रहे थे कि क्या पता वहां पे हिंदू हमको मार दें। तो इसके बाद क्या हुआ, रिफ्यूजी कैंप बनाए गए। जो लोग अपने घर छोड़कर इंडिया आना चाह रहे थे, रास्ते में ही वो कहीं ऐसे रिफ्यूजी बन के रहने लगे। अपनी जमीन तो थी नहीं उनके पास वहां पे, तो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे, सिर्फ सामान वामान लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। तो ये रिफ्यूजीज बन के इनको रहना पड़ा। देखो आप मेरे पीछे फोटोज देखो, ये लोग सारे कैसे हैं। एक टाइम पे इनका अपना घर हुआ करता था, और अब इनको टेंटों में रहना पड़ रहा है अपना घर छोड़ के। तो ये हुआ पार्टीशन में। ओके, ऑन द वे दे वर अटैक्ड, लूटेड एंड इवन मर्डर्ड। रास्ते में उनको अटैक किया जाता था, मार दिया जाता था। कई लोगों को जबरदस्ती उठा दिया जाता था। कई लोगों को कन्वर्ट किया गया कि इस्लाम कबूल करो, नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। कई लोगों को जबरदस्ती शादी करवाई गई। कुछ लोगों को इतना ज्यादा वो था अपनी इज्जत का कि उन्होंने अपनी घर की बहन बेटियों को अपने हाथ से मार दिया कि कोई आगे पाकिस्तानी बंदा आके ना उसकी इज्जत के साथ कुछ करे और उसको मारे, उससे पहले हम अपनी बेटी को मार देते हैं। तो इतना ज्यादा भी हुआ था। ठीक है, द ह्यूमन पेन ऑफ पार्टीशन। तो इस पार्टीशन के दर्द को कई राइटर और पोएट्स ने और फिल्म मेकर्स ने अपनी स्टोरीज में, नॉवेल्स में, पोम्स में और फिल्म्स में दिखाया है। ये दर्द आप गदर मूवी देखो, ठीक है, आप भाग मिल्खा भाग मूवी देखो, उसमें दिखाया गया है। नॉट जस्ट लैंड, यहां तक कि वो पाकिस्तानी लोग हमारी कुर्सी वुर्सी भी सब उठा के ले गए, टेबल कुर्सियां, कि ये भी हमारे एरिया में आ रहा है, चलो भाई इसे भी उठा लो। भीख मंगे एकदम जिसे कहते हैं। चेयर, टेबल, पेपर सब कुछ ले गए। ठीक है, बुक्स, टाइपराइटर सब उठा के ले गए। सब डिवाइडेड हो गया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। जो इनके एरिया में आया इन्होंने कुछ वापस नहीं किया। तो इवन दो इंडिया वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के लीडर्स टू नेशन थ्योरी में नहीं मानते थे। तो अब ये बात आई कि जैसे पाकिस्तान तो बन गया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, और मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम नेशन, क्या इंडिया हिंदू नेशन बनेगा? नो, इंडिया बना सेक्युलर नेशन। यहाँ पे हम सभी रिलीजन को इक्वल मानते हैं। इंडिया चोज सेक्युलरिज्म। 1951 में इतने मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अभी भी 10 से 12% मुस्लिम इंडिया में थे। सिख और क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट, पारसी और ज्यूज लोग इंडिया में थे। तो ऐसे में इंडिया क्या एक रिलीजन को फेवर कर सकता था? नहीं कर सकता था। ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में गांधी और नेहरू का यही मानना था कि हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, हम सभी रिलीजन को एक साथ रखेंगे। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री, सभी रिलीजन को हम इक्वल मानेंगे। एवरी सिटीजन इज इक्वल, सारे सिटीजन इक्वल हैं, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो। और फेथ और बिलीव इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, कि आप किसी भी रिलीजन के हो इसके आधार पर सिटीजनशिप नहीं मिलती। आप अगर हो इंडियन तो आप इंडियन ही हो। तो अगला टॉपिक होगा अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब आप सोचोगे प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? आपने राजा महाराजाओं का नाम सुना होगा, राजा महाराजा होते थे,
और भाई राजे रजवाड़े होते थे, ठीक है, उनका अपना बहुत बड़ा किंगडम होता था। तो ये 1947 तक भी था, याद रखना। और अपना इंडिया कैसा दिखता था वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक मैप देखो मेरे सामने, जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है पूरे इंडिया में, ये वो एरियाज थे जहां पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, पंजाब स्टेट हो, दिल्ली हो, यूनाइटेड प्रोविंस हो, बनारस हो, सेंट्रल इंडिया हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, ठीक है, और बिहार हो, बंगाल हो, असम हो। और ब्लू कलर में राजपूताना, हैदराबाद, जूनागढ़, ये वो एरियाज थे, त्रावणकोर, ये वो एरियाज थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में वैसे नहीं थे डायरेक्टली, और वहां के रूलर्स थे, खुद के राजा महाराजा थे। तो बिफोर 97 इंडिया जो था अपना, एक तो था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइडेड और एक था प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड। तो ये दो चीजें आप याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया वाला कौन सा था, जो जहां पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा था, और प्रिंसली स्टेट्स जो आपके थे वो कौन से थे, जहां पे राजा महाराजा जो है वो रूल कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के बारे में। तो ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रूल करती थी, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, बंगाल है, ये मैंने आपको पीछे मैप में भी दिखाया था। और अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो इसमें इंडियन जो प्रिंस होते थे, जो किंग होते थे, वो खुद की अपने इंटरनल कंट्रोल था, लेकिन ब्रिटिश सुप्रीमेसी को वो मानते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, पर अपने इंटरनल मैटर्स को वो खुद सॉल्व करते थे। तो कुछ इस तरीके से देखें, जैसे आप देखो ये एक राजा है और इसके साथ में कौन है, अंडर ब्रिटिश सुजेरेनिटी, ठीक है, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा है। तो इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, और वो क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सिस्टम था, जहां पर ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ के रहते थे पर अपने इंटरनल मैटर खुद संभालते थे, इसको पैरामाउंटसी या सुजेरेनिटी भी कहा जाता है। जिसमें क्या होता था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स से लगभग इंडिया के 1/3 पार्ट को कवर करते थे। 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, और इंडिया का हर 4 में से एक बंदा इन प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में रहता था, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में थे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि जस्ट बिफोर 15 अगस्त 1947 ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया आजादी से पहले कि वंस वी लीव इंडिया, एक बार हम इंडिया छोड़ेंगे, हमारा कंट्रोल प्रिंसली स्टेट से भी खत्म हो जाएगा, यानी कि वो लोग फ्री हैं, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। सोचो कि भाई अब उनको राइट दे दिया, यार ऐसे तो इंडिया टूट जाएगा। इसका मतलब था 565 स्टेट्स बनेंगे इंडिया में। सोचो एक पूरा मैप है, ठीक है, जब 28-29 स्टेट्स से सीधा आप इसको 565 में देखो, अगर स्टेट्स में डिवाइड कर दो इंडिया को, इतने सारे स्टेट्स बन जाएंगे अलग अलग। ये तो इंडिया को पूरा का पूरा तोड़ देंगे ब्रिटिशर्स। तो हर रूलर को ये बोला गया, चाहे तो इंडिया में जाओ, चाहे तो मन करे पाकिस्तान में जाओ, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहो। ये सबसे बड़ी गलती थी ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने बहुत पंगा करवाया इंडिया में, ठीक है। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा खतरा, ईच ऑफ दीज स्मॉल स्टेट्स स्टेट इंडिपेंडेंट। हर कोई कह रहा है हम तो आजाद रहेंगे, हम तो आजाद रहेंगे, और हम तो अब आप ये सोचो 565 अगर इंडिया में ना आते तो ये 565 कंट्रीज बन जाती यहाँ पे छोटी छोटी, ठीक है, समझ रहे हो आप। इंडिया तो अपना बचता ही नहीं कहीं पे। अब ऐसे में एंट्री किसकी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सम प्रिंसली रूलर्स क्विकली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। कुछ लोगों ने तो ये आते ही कह दिया, त्रावणकोर जो आज का केरला है, उसने तो कह दिया कि भाई हाँ हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है। हैदराबाद में जो रूलर था उसको निज़ाम कहा जाता था, उसने भी कह दिया कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा। भोपाल का जो रूलर था उसने भी कह दिया कि भाई मैं जो है नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसे एरियाज थे जो कहते थे हम तो इंडिपेंडेंट हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो वो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये चाहते थे कि इंडिया को यूनाइटेड रखना है, कोई भी ऐसी ताकत इंडिया को नहीं तोड़ सकती। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया यूनिफिकेशन, इनकी वजह से ही आज हमारा भारत जो है वो एक हो पाया, वरना बहुत दिक्कत आ जाती। आपने इनकी ये स्टैचू देखी होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइटेड रखा था, दैट्स वाई हम इनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत पोलाइटली कन्विंस करा रूलर्स को कि आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ। ही यूज परसुएशन, प्रेशर एंड डिप्लोमेसी, और जहां जरूरत पड़ी तो वहां पे प्रेशर भी डाला। वो बहुत क्लियर थे कि इंडिया को यूनाइटेड ही रखना है, किसी भी केस में मैं इंडिया को टूटते हुए नहीं देख सकता। तो हुआ कैसा, देखो, रूलर्स को बोला गया कि एक पेपर पर साइन करो डॉक्यूमेंट पे, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये कागज है, इसको पढ़ो, और इस पे ये लिखा हुआ था कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं यहाँ का रूलर हूं और इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, अपना साइन कर दो और ये पेपर हमें दे दो। तो ऐसे में क्या हुआ
कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो मान गए ऑलमोस्ट, कि वो कहते हैं यस वी एग्री टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं इंडिया में ज्वाइन होना। तो मोस्टली लोग तो मान गए, लेकिन कुछ ऐसे थे महापुरुष जो नहीं माने। तो जैसे उनमें सबसे पहला है हैदराबाद। हैदराबाद का क्या है, देखो हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था इंडिया का, इसमें चारों तरफ इंडियन टेरिटरीज थी, बीच में हैदराबाद था। आज तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का कुछ पूरा एरिया जोड़कर ये पूरा हैदराबाद का प्रोविंस बनता था उस टाइम पे। अब हुआ क्या था, देखो ये है अपना हैदराबाद, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये पूरा सेंट्रल वाला एरिया है, चारों तरफ इंडियन टेरिटरी है। क्या बीच में ये कैसे एक अलग देश बन जाएगा, सोचो हैदराबाद अलग देश बनेगा क्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। लेकिन जो यहाँ का रूलर था वो यही चाहता था, यहाँ के रूलर को कहा जाता है निजाम। तो जो निजाम ऑफ द हैदराबाद है वो बहुत रिचेस्ट मैन था वर्ल्ड का, उस टाइम पे बहुत पैसा था, वो चाहता था हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्री बने, ना इंडिया में जाए ना पाकिस्तान में जाए, तो ऐसा था इनका। तो हुआ क्या, व्हाट वाज द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, तो नवंबर 1947 में निजाम ने एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ, और वो एग्रीमेंट में आगे मैं आपको बताता हूँ। इसको कहा जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी हैदराबाद वुड स्टे एज इट इज फॉर 1 ईयर, की 1 साल तक आप अभी कुछ मत बोलो, हैदराबाद अभी ऐसा ही रहेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे। ये पूरे टाइम के बीच में बातें हुई इंडियन गवर्नमेंट की है इसके निजाम, मतलब हैदराबाद के निजाम के साथ कि भाई आजा आजा इंडिया में आजा, पर ये मानने को तैयार नहीं था। लोग भी गुस्से में थे, निजाम को पसंद नहीं करते थे। कॉमन पीपल स्पेशली फार्मर्स इन तेलंगाना वर सफरिंग अंडर द निजाम्स ऑपरेसिव रूल, लोग बहुत परेशान थे तेलंगाना के अंदर, खासकर जो ये जो पूरा एरिया है, निजाम बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था। और हैदराबाद कांग्रेस और वहां के कम्युनिस्ट लोगों ने बोला कि चलो भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं और हमें हैदराबाद में नहीं रहना, हम इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं। बहुत सारी विमेन्स भी थी यार जो प्रोटेस्ट कर रही थी, निजाम के रूल से परेशान थी। द सिटी ऑफ हैदराबाद बिकेम द सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे आप आइडिया भी नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से सब हुआ। तो हु वर द रजाकार्स, अब यहाँ पे एक रजाकार नाम से एक वर्ड आता है। सो निजाम ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खुद की बना रखी थी जिसको रजाकार कहा जाता था। ये लोग बहुत वॉयलेंट होते थे, बहुत ब्रूटल होते थे, नॉन मुस्लिम लोगों को तो ये लोग बहुत चुन चुन के मारते थे, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल लोग थे, कुछ इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, ये रजाकार काइंड ऑफ आतंकवादी समझ लो इनको भी, तो ये लोग ऐसा ही करते थे, तो बहुत ब्रूटैलिटी थी। दे किल्ड, लूटेड, रेप्ड, स्प्रेड टेरर, आतंक फैलाया, बलात्कार किया, लूटपाट मचाई, लोगों को मारा, तो ये सारी चीजें ये लोग किया करते थे। फिर क्या है, इंडिया ने अपना एक्शन लिया, ऑपरेशन पोलो चलाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अब और नहीं सहेंगे, सरदार पटेल जी ने बोला इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। सितंबर 1948 में द इंडियन आर्मी मूव्ड इन, इंडियन आर्मी घुस गई हैदराबाद में, जाके ऑपरेशन पोलो चलाया। और बस फिर हुआ क्या, अपने सामने कोई टिक थोड़ी सकता है, जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता तो हैदराबाद का निजाम क्या करता भाई, उसने भी अपने घुटने टेक दिया, सरेंडर कर दिया। दिस एक्शन वॉज कॉल्ड पुलिस एक्शन, ऑफिशियली इसको ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। कुछ ही दिनों में लड़ते लड़ते निजाम ने सरेंडर कर दिया। क्या ही करता भाई, उसके पास इतनी आर्मी थी नहीं कि वो इंडिया से लड़ लेगा। तो हैदराबाद फिर इंडिया का पार्ट बना, और निजाम ने जो उसका सपना था वो छोड़ दिया देखना कि आजाद हैदराबाद बनाना, हैदराबाद ऑफिशियली एक इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैदराबाद आया। अगला है मणिपुर। मणिपुर के बारे में हम सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ भी बहुत दिक्कत आने वाली थी। हुआ क्या था, देखो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अपना मणिपुर पड़ता है। ठीक है, इफ यू कैन सी, तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो मणिपुर का एरिया है, यहाँ का राजा हुआ करता था। बिफोर इंडिपेंडेंस द मणिपुर वॉज रूल्ड बाय महाराजा बोध चंद्र सिंह, वहां का राजा था जिसका नाम था बोध चंद्र सिंह। और 15 अगस्त से पहले वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर चुका था बिना किसी प्रेशर के, उसने साइन करा ठीक है मैं इंडिया में आऊंगा, बट विद अ प्रॉमिस, लेकिन वो चाहता था एक प्रॉमिस करो कि इंडिया एग्रीड टू लेट मणिपुर कीप इंटरनल ऑटोनॉमी, कि अपने अंदर के मसले हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, बाकी हम आ जाएंगे इंडिया में। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई आजा। और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18+ को वोट डालने का राइट, वो मणिपुर में ही आया था। ठीक है, तो जून 1948 में पब्लिक का इतना प्रेशर था कि महाराजा को इलेक्शंस करवाने पड़े, और मणिपुर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी कि किंग तो होगा पर साथ साथ असेंबली भी चलेगी। तो मणिपुर बिकेम द फर्स्ट इंडियन रीजन, पहला भारत का वो एरिया जहां इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एवरीवन कुड वोट, चाहे उसका कास्ट रिलीजन कुछ भी हो, वो 18+ है अगर, ठीक है, तो उसको वोट डालने दिया जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, बिफोर इंडिपेंडेंस मणिपुर ज्वाइंस इंडिया विद अ प्रॉमिस, तो एक प्रॉमिस के साथ ये आया था। बोध चंद्र सिंह जो महाराजा है उसने साइन कर दिया था और मणिपुर हमारा पार्ट बना था।
लेकिन एक डिबेट हुई बहुत ज्यादा कि इसको जाना था या नहीं जाना था मणिपुर को इंडिया के साथ। हुआ क्या, ये जो असेंबली बनी इसमें एक तो स्टेट कांग्रेस पार्टी थी जो कहती है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए था, और एक बाकी पार्टीज थी जो कहती है कि मणिपुर को इंडिया में नहीं जाना चाहिए था। तो इतना पॉलिटिकल पंगा हो गया मणिपुर में कि वहां के कुछ लोग भी नहीं चाहते थे मणिपुर के जो इंडिया में आना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। फाइनली क्या हुआ कि मर्ज कर दिया गया, चाहे पॉलिटिकल ओपोजिशन कितना भी कुछ भी कह रहा हो, कन्विंस करा महाराजा को। सितंबर 1949 में महाराजा ने साइन कर दिया एग्रीमेंट पे, और इस तरीके से मणिपुर ऑफिशियली अपने इंडिया का पार्ट बन गया बिना किसी दिक्कत के। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे स्टेट्स बना रखे थे। अब हमारा देश जब नया आज़ाद हुआ है तो हमें सारे स्टेट्स अपने हिसाब से बनाने थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए थे। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया हैड बिकम वन यूनाइटेड कंट्री, कि पूरा इंडिया अपना यूनाइटेड तो हो गया, लेकिन अब नेशन बिल्डिंग का काम स्टार्ट होना था कि इंटरनल बाउंड्रीज कैसे बनाएं, कौन सा स्टेट का बॉर्डर कहाँ पे होगा, कौन सा कहाँ पे होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स ने अपने स्टेट बनाए थे वो अपनी कन्वीनियंस और जिस एरिया को वो कब्जे में लेते थे और जो प्रिंसली टेरिटरीज होती थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेट्स बनाए थे, ना कि कुछ इस तरीके से कि प्रॉपर आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ था जो इंडिया का मैप वगैरह था, तो बहुत रैंडम डिवीजन था ये, ठीक है। तो फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था तो उस टाइम पे बोल रखा था हम लोगों ने कि ये बाउंड्रीज आर्टिफिशियल है, कल को जब हम आज़ाद होंगे तो अपने नए स्टेट खुद बनाएंगे अपने हिसाब से। और ये हुआ था 1920 में, कांग्रेस पार्टी का नागपुर सेशन चल रहा था, तो वहां पे बोला था कि स्टेट शुड बी फॉर्म बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, की भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे। ये पहले से ही डिसाइडेड था 1920 से। देखो ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे ही डिसाइड हो चुका है कि जो अपना देश बनेगा वो उसके स्टेट्स जो होंगे लैंग्वेज के बेसिस पे होंगे। लेकिन टाइम तो बदल गया और चीज़ें बदल गई। आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, लोगों को डर लगने लगा नेताओं को कि वैसे भी इतना ज़्यादा ये जो डाइवर्सिटी को लेके हो रहा है वायलेंस, अब और ना हो जाए, हमारी यूनिटी वीक ना हो जाए, और इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने में। तो अब हमने थोड़े टाइम के लिए आइडिया छोड़ दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ करेंगे, ठीक है। फिर आता है आंध्र प्रदेश का एक टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है द विशाल आंध्रा मूवमेंट। हुआ क्या था कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास प्रोविंस का, ये पूरा जो आपको साउथ इंडिया है जहाँ पे तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आपका आता है, केरला आपका आता है और कर्नाटका आपका आता है, ये पूरा का पूरा एरिया एक टाइम पे ये पूरा मद्रास प्रोविंस था। तो यहाँ पे लोगों में कुछ डिमांड थी, वो क्या थी, देखो ये लोग चाहते थे कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए आंध्रा नाम से, और इसी मूवमेंट को आंध्रा या विशाल आंध्रा मूवमेंट भी कहा जाता है। लोग चाहते थे अलग से उनको राइट मिले। हुआ क्या, एक इनके बहुत ही फेमस नेता है जिनका नाम है पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु एक गांधीयन नेता थे, गांधीयन फिलॉसफी को मानते थे, और वो भूख हड़ताल पर चले गए, हंगर स्ट्राइक पर। कहते हैं कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बना के दो। 56 डे लगातार फास्ट करते 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 एक दिन उनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट। और इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट और बढ़ गई, वायलेंट क्लैशेस होने लगे आंध्रा के पूरे एरिया में, पुलिस ने फायरिंग कर दी, बहुत लोग मर गए, और बहुत सारे नेताओं ने रिजाइन कर दिया, बोला कि अब तो चाहिए स्टेट बना के दो हमें, कुछ भी करो। तो ऐसे में प्रेशर आ गया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बोला कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट हम बना देंगे। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना, पहले ये नहीं बनाना चाह रहे थे पर अब इनको बनाना पड़ा। तो हुआ क्या कि मैनी लीडर्स, बहुत लोग डरे हुए थे कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बनाते रहेंगे तो डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, इंडिया बहुत टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन इससे उल्टा हुआ, लैंग्वेज से स्टेट बनाने से और अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिया बना, ठीक है। जहाँ मराठी वाले हैं महाराष्ट्र, गुजराती वाले हैं गुजरात, तो एक बढ़िया सेपरेशन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, देखो स्टेट्स लैंग्वेज के जब आप बनाते हो तो इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ डिफरेंसेस, इंडिया डाइवर्सिटी से नहीं डरता। ये हमारा यूनिटी और डाइवर्सिटी तो हमारे यहाँ पे चलता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है और वो यूनाइटेड रह सकता है, चाहे कितने भी रिलीजन कितने भी कल्चर के लोग रहते हो। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये रियलिटी है जो इंडिया में है। कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है इंडिया में, क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना या इलेक्शन करवाना, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहाँ अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, ओपिनियन के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, उन सबको साथ लेके चलना, और जितने भी अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो सारे एक साथ रहें, और एक ऐसा देश बने जहाँ इतने आइडेंटिटी वाले लोग भी एक झंडे के नीचे
एक अपने तिरंगे के नीचे रह पाए। तो हुआ क्या, शुरुआत में बॉम्बे जो पूरा स्टेट हुआ करता था बॉम्बे नाम से, तो वहां पे दो लैंग्वेज बोली जाती थी, गुजराती और मराठी। तो हुआ क्या, एक प्रोटेस्ट हुई 1960 में। क्या हुआ, मराठी वाले एरिया को महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजराती वाले एरिया को गुजरात बना दिया गया। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे जो है डिवीजन हुआ। फिर पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। पंजाबी स्पीकिंग जो लोग थे वो चाहते थे 1956 में कि भाई पंजाब वॉज नॉट स्प्लिट, कि भाई नहीं मतलब हो पाया वो जो होना था। लेकिन 10 साल बाद 1966 में पंजाब बना पंजाबी बोलने वालों के लिए, हरियाणा एक एरिया उसी में से जो है बना हिंदी बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले, हिमाचल प्रदेश बना जो पहाड़ी एरिया वाले लोग थे। तो एक बहुत बड़ा पंजाब था, ग्रेटर पंजाब, उसी में से 3 स्टेट्स बन गए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। ओके, तो इस तरीके से पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही हुआ। नागालैंड 1963 में स्टेट बना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में बना। और ये जो स्टेट्स हैं आपके 7 सिस्टर्स वाले नॉर्थ ईस्ट वाले, ये ट्राइब्स के बेसिस पे बने हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में स्टेट्स बने। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, और 2000 में छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, झारखंड बना बिहार से अलग होकर। तो ये सन 2000 यानी कि ईयर 2000 में हुआ। सबसे न्यू स्टेट है तेलंगाना, वो बहुत बड़ा मूवमेंट चला और 2014 2 जून को ये बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। ओके, तो ये था। अभी भी कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से विदर्भ नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग है, वेस्टर्न यूपी से हरित प्रदेश, और नॉर्थ बंगाल यानी कि नॉर्थ बंगाल से गोरखालैंड। तो अभी भी ये चीज़ें रुकी नहीं है। ओके, मैं आपको कहूँगा फीडबैक ज़रूर देना यार इस वीडियो के कमेंट में कि आपको क्या सच में ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।